तो चलो यार, सबसे पहले डेटाबेस सेटअप करते हैं, फिर यूज़र रिसोर्स को सेटअप करेंगे, उसके बाद हम एपीआईज बनाएंगे और जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। बट आपको मैं बता दूं यार कि हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट एंड रिएक्ट। उसको मैं बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। सो चलो भाई, हम लोग इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमने जो एप्लीकेशन बनाया था गाइस, इस एप्लीकेशन को अभी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे आप ऐसा समझो कि हमारा डेटाबेस यहाँ पे है एंड हमारा यहाँ पे डेटाबेस है जो कि माइस्क्यूएल है। मैंने ओपन कर लिया है अपना, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। सो यहाँ पे माइस्क्यूएल डेटाबेस है एंड हमारा जो बैकएंड एप्लीकेशन है वो यहाँ पे। कुछ भी करने से पहले, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन डेटाबेस में कुछ डेटा इंसर्ट कर सके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी और कनेक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होगा कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसके बाद ही कुछ करना है। तो हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले कनेक्टिविटी करने के लिए आप एक चीज़ चेक कर लीजिए कि जो pom.xml है उसके अंदर क्या आपने SQL या MySQL के ड्राइवर्स लगाए हैं। अगर आप पोस्टग्रेस यूज़ करोगे तो पोस्टग्रेस के ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, सो नीचे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, तो हमने ये जो लगा रखा है, दिस इज़ com.mysql ग्रुप ID है और MySQL कनेक्टर J, ये है एक्चुअली आर्टिफैक्ट ID। तो ये एक प्रोजेक्ट है बेसिकली डिपेंडेंसी, मतलब हमारा जब प्रोजेक्ट चलेगा तो इस डिपेंडेंसी के कोड को डाउनलोड कर लेगा और इसी कोड के अंदर बेसिकली हमारा MySQL ड्राइवर, या इसको बोलते हैं MySQL ड्राइवर। तो इसी की हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, हम कनेक्टिविटी को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है कि भाई, अगर आप कोई दूसरा, जैसे मान लो पोस्टग्रेस SQL यूज़ करोगे या पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज़ करोगे, सो इन दैट केस ये जो ड्राइवर है वो बदल जाएगा। यहाँ पे पोस्टग्रेस का ड्राइवर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आप चेंज करते हो डेटाबेस, सो आप ड्राइवर भी चेंज करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ड्राइवर आप चेक कर लो, ड्राइवर है ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने मेवन प्रोजेक्ट को क्या कर लो, और यहाँ पे रीलोड कर लो। आफ्टर पुटिंग दिस डिपेंडेंसी सिंक कर लो एंड इसको एक बार रीलोड भी कर लो। एक चीज़ और, क्योंकि हम यहाँ पे प्लेन SQL या फिर बाकी मतलब नॉर्मल कह सकते हो प्लेन डोसा नहीं खाने वाले, हम लोग यहाँ पे रैपर्स यूज़ करेंगे। तो हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्टली आप स्प्रिंग डेटा JPA। ठीक है, तो JPA क्या करता है, एक ORM टूल बेसिकली है एंड JPA अंडर द हुड हाइबरनेट को यूज़ कर रहा होगा। दैट मीन्स हम कहने का मतलब कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना क्या होगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जब हमने ड्राइवर लगाया तो इंट्रैक्शन जो भी होगा वो ड्राइवर की हेल्प से होगा, लेकिन अब इंट्रैक्शन तो दैट्स द डिफरेंट थिंग। जो इंट्रैक्शन होगा वो तो एक अलग चीज़ है, चाहे चलो भाई ड्राइवर की हेल्प से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पर ड्राइवर लगा दिया, जो भी यहाँ से कोई क्वेरी जाएगी तो यहाँ तक पहुँचाएगा ड्राइवर, यहाँ से कोई भी डेटा या क्वेरी जाएगी वो यहाँ पहुँच जाएगा। बट यहाँ भी जो हम कोड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी, तो ये जो कोड है वो भी हम क्या करते हैं, बस आप समझना, मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये जो कोडिंग भी है गाइस, उसमें भी अलग अलग लेयर्स होती हैं कि हम अगर इंट्रैक्शन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेन JDBC यूज़ कर सकते हैं। JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसकी भी APIs हैं, मतलब इसके पास क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, तो उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर हमें मिलता है स्प्रिंग JDBC। मतलब आप जो ड्रॉबैक्स हैं उसको स्प्रिंग JDBC ने सॉल्व कर दिया एंड कुछ इसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा क्लासेस, मतलब अलग से क्लासेस यूज़ करेगा। बट इंपॉर्टेंट बात है कि अंडर द हुड ये JDBC यूज़ कर रहा होगा। नेक्स्ट इसके टॉप पे भी हमारे पास एक API है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग डेटा JPA। एंड ये जो स्प्रिंग डेटा JPA है वो हमें एक्स्ट्रा फीचर स्प्रिंग JDBC से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब जो स्प्रिंग डेटा JPA है, दिस विल प्रोवाइड ORM फीचर, मतलब यहाँ पे आपको SQL क्वेरीज वगैरह नहीं लिखनी पड़ेगी, बाकी इसमें इन सब में SQL क्वेरीज आपको लिखनी पड़ेगी, सब में। ठीक है, तो यहाँ पे SQL क्वेरीज नहीं लिखनी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो। मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप रिलेशन बता दोगे कि ऑब्जेक्ट और टेबल में या क्लास और टेबल में क्या रिलेशन है, कौन सी फील्ड क्लास की कौन से टेबल से मैप कर रही है, कौन से टेबल के कॉलम से मैप कर रही है, वो सब चीज़ बता दोगे बेसिकली कि हमारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस टेबल के रो के बराबर है, पहले से बता दोगे। उसके बाद बस ऑब्जेक्ट बनाओगे और सेव करोगे। ये JPA जो है ये इंटरनली यूज़ कर रहा होगा, यहाँ पे क्या इंटरनली यूज़ कर रहा होगा, लाइक ये यूज़ कर रहा होगा हाइबरनेट टूल। ठीक है, सो इंटरनली ये हाइबरनेट टूल का यूज़ कर रहा होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ही कर देता हूँ सो दैट आप किसका हाइबरनेट टूल का यूज़ कर रहा होगा। हाइबरनेट इज़ कह सकते हो ORM टूल। तो JPA इज़ अ स्पेसिफिकेशन, मतलब इसके अंदर चीज़ें बताई गई हैं। एक्चुअली टूल जो है वो हाइबरनेट है, तो इंटरनली हाइबरनेट का यूज़ कर रहा होगा ये काम करने के लिए। एंड अंडर द हुड ये JDBC स्प्रिंग JDBC का ही यूज़ कर रहा होगा। बट कहने का मतलब है कि भाई
काम हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग इसको करने वाले हैं। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। इंटरनली वो JDBC का ही यूज़ कर रहा होगा, बट हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट अपने प्रोजेक्ट के अंदर बनाया, लेट्स सपोज कि हमने बना दिया एक ऑब्जेक्ट, सो लाइक, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ओके सॉरी, ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्योंकि हम ये ऑब्जेक्ट किसी का भी मान लो यूज़र्स का ऑब्जेक्ट है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको डेटाबेस के अंदर सेव करना है, तो हमें अलग से क्वेरी नहीं लिखनी है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं ORM। तो हम इस स्प्रिंग डेटा JPA को बोलेंगे कि भैया इस ऑब्जेक्ट को सेव कर दो। JPA का करें हाइबरनेट का यूज़ करके इस ऑब्जेक्ट को ड्राइवर के थ्रू ले जाएगा और इसको सेव कर देगा। तो डेटा JPA हाइबरनेट को यूज़ करेगा क्वेरीज वगैरह सब ऑटोमेटिकली क्रिएट करने के लिए, सब चीज़, ठीक है। सो आई थिंक आपको एक समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे ड्राइवर लगा ही लिया था। स्प्रिंग डेटा JPA की भी इम्प्लीमेंटेशन आपको चाहिए, तो बेसिकली आपको इम्प्लीमेंटेशन और स्पेसिफिकेशन दोनों चाहिए। सो आप देखो यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA लगा रखा है फॉर द JPA। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कनेक्टिविटी करनी है डेटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए। तो हम एप्लीकेशन -dev के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इट्स लाइक डेटाबेस कनेक्शन, और जो मैं बता रहा हूँ वो करो। आप यहाँ पे ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ का। एक तो यूज़ करेंगे spring.datasource.url का यूज़ करेंगे, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो URL हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। मतलब आपको YAML फाइल है तो डॉट नहीं यूज़ करना, मैं लिख के एंटर कर रहा हूँ तो ये अपने आप से ऐसे बन जा रहा है, तो आपको ऐसे ही यूज़ करना है। स्प्रिंग के अंदर डेटा सोर्स के अंदर URL। अब यहाँ पे हमें देना है डेटाबेस का URL, मतलब डेटाबेस एक्चुअली कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल के अलावा लाइक कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा है, और डेटाबेस कहाँ पे होस्टेड है उसका URL, पोर्ट URL, वो सब चीज़ मेंशन है। सो मैं क्या करूँगा, इट्स लाइक आपको कुछ ऐसा देना होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये, ठीक है। JDBC हम यूज़ कर रहे हैं, JDBC के बाद हम MySQL यूज़ कर रहे हैं, एंड हमारा जो डेटाबेस है लोकल होस्ट पे है, 3306 पोर्ट पे चल रहा है, और ऑथ ऐप हमारा डेटाबेस का नाम है, मतलब उसके अंदर भी आप डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हो। सो इसको मैं चेंज करूँगा, मैं अपने डेटाबेस में आ जाऊँगा। ये वर्कबेंच है, अगर आपके सिस्टम में डेटाबेस नहीं इंस्टॉल है तो आप बताइएगा, मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊँगा कैसे इंस्टॉल करना है सब चीज़। तो स्कीमाज में आएंगे, एंड हमारे पास देखो ऑथ ऐप ऑलरेडी है। पहले मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड लेट मी क्रिएट वन मोर स्कीमा। तो मैं यहाँ पे स्कीमा बनाऊँगा auth_app_yt, ठीक है, और मैं अप्लाई कर दूँगा। ये क्वेरी बनी, ये क्वेरी बनेगी, क्रिएट ऑथ ऐप YT, अप्लाई करेंगे, आप देखोगे ऑथ ऐप YT आ जाएगा, और मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा और यहाँ पे ऑथ ऐप YT कर दूँगा, ठीक है। अभी यूज़ SSL वगैरह फॉल्स कर सकते हो, बट इतने से ही आपका काम चल जाएगा। बट इफ़ यू वांट तो आप बाकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये URL है तो आप क्वेरी पैरामीटर्स वगैरह पास करके। तो ये अब जो ये वाला एप्लीकेशन ऑपरेशन खुद भी परफॉर्म करेगा, यूज़र को स्टोर करना, रखना, वो सारी चीज़ें आपका इस ऑथ ऐप के अंदर जाएगा और टेबल यहाँ बनेगी। नेक्स्ट हमें डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, तो जस्ट URL के अंदर आपको यूज़र नेम मेंशन करना है, जो कि हम रूट यूज़ कर रहे हैं। देन पासवर्ड, हमारे डेटाबेस का पासवर्ड है लाइक रूट 1234। आप अपने डेटाबेस का यूज़र नेम लिखिएगा, डेटाबेस का पासवर्ड लिखिएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा कैसे डेटाबेस का यूज़र नेम बनाना है, कैसे पासवर्ड बनाना है, वो सब अलग चीज़ है। नेक्स्ट, ये तो हमारे कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन हम जो JPA यूज़ कर रहे हैं ना गाइस, यहाँ पे ये JPA और हाइबरनेट की भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। JPA के कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई वांट टू डू नाउ अब JPA एंड हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा, हम JPA कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम spring.jpa का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट डेटाबेस नहीं, spring.jpa के बाद डेटाबेस में अभी नहीं मेंशन कर रहा हूँ, तो spring.jpa उसके अंदर हम यहाँ पे हाइबरनेट यूज़ करेंगे। एंड हाइबरनेट के अंदर एक प्रॉपर्टी है DDL-auto, और इसको मैं करूँगा अपडेट। ये बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। DDL-auto का मतलब होता है हाइबरनेट इज अ ORM टूल, इट टेक केयर्स ऑफ एवरीथिंग अबाउट डेटाबेस। जो भी आप डेटाबेस में करना चाह रहे हो सब चीज़ कर लेगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, टेंशन ना लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको, क्योंकि मैपिंग आप हमेशा कर दोगे, मैपिंग इज़ लाइक कि आपकी ये जावा क्लास है एंड इस क्लास और टेबल का क्या रिलेशन है पहले से बता दोगे आप XML यूज़ करके, चाहे आप जावा एनोटेशंस का यूज़ करके मैपिंग तो कर दोगे। अब क्या होगा, मैपिंग कर दोगे तो ये DDL-auto प्रॉपर्टी क्या करेगा, इट विल क्रिएट योर स्कीमा डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी यू हैव रिटन हियर। अगर आपने यहाँ पे अपडेट रखा है, दैट मीन्स इफ़ नेसेसरी, अगर मान लो सिंकिंग नहीं है, ये क्लास तो है हमारे पास बट ये टेबल नहीं है,
दैट मीन्स देर इज अ नेसेसिटी टू क्रिएट टेबल फॉर दिस क्लास। तो अगर इसको लगेगा कि हाँ भाई, हाइबरनेट को लगेगा कि हमारे पास एंटिटीज़ तो हैं, मैं बेसिकली क्लासेस तो हैं, बट उनकी टेबल्स मौजूद नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को अपडेट देख करके वो टेबल्स को क्रिएट कर देगा। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली अपने आप टेबल बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, समझ गया मेरी बात। अगर कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपडेट के अलावा मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट ड्रॉप करता हूँ, तो इसमें देखो हमें सजेशन मिल रहा है, अगर हम क्रिएट करेंगे तो क्रिएट द स्कीमा एंड डिस्ट्रॉय द प्रीवियस डेटा। मतलब ये अगर आप क्रिएट कर देते हो तो मान लो कोई डेटा आपके पास है पहले से, तो वो डिलीट कर देगा और नया स्कीमा बना देगा। क्रिएट ड्रॉप क्या करेगा, जब आप अपना एप्लीकेशन चलाओगे तो स्कीमा बनाएगा, और जब आप बंद करोगे तो सेशन बंद होगा तो स्कीमा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्रिएट ऑनली सिर्फ क्रिएट करेगा। तो हम चाहते हैं कि अगर नेसेसरी है तो क्रिएट हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा। ठीक है, सो अब हमें खुद से स्कीमा बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ बनाएंगे इधर की क्लासेस बना देंगे और मैपिंग्स कर देंगे। और टेबल क्या होगा, जैसे मैं प्रोजेक्ट चलाऊंगा तो हाइबरनेट देखेगा ओके सो देयर इज़ अ नेसेसिटी टू क्रिएट द टेबल्स फॉर दीज क्लासेस, क्योंकि रिलेशन हम पहले बता देंगे। सो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द क्लासेस टेबल्स फॉर दीज क्लासेस। सो ये जुगाड़ लगा सकते हो। इफ़ यू वांट तो आप टेबल भी बना सकते हो, एंड टेबल और क्लासेस की मैपिंग फिर से मैन्युअली कर सकते हो, और DDL-auto प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपकी टेबल नहीं क्रिएट हो रही तो चेक दिस प्रॉपर्टी, आप इस प्रॉपर्टीज़ को चेक करिए। DDL-auto अगर दिक्कत है तो भैया नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, JP की कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी हम मेंशन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम आएंगे JP के अंदर एंड यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में इस लाइक हाइबरनेट एंड देन हाइबरनेट का ओके, सो ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट हो जा रहा है ये है। तो हाइबरनेट में जैसे हमें यूज़ करना है यहाँ पे डायलेक्ट क्या है, तो डायलेक्ट प्रॉपर्टी भी एक होता है hibernate.dialect, और यहाँ पे आप देखो org.hibernate.dialect.mysql MySQL 5 डायलेक्ट है, बट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वो MySQL 8 यूज़ करूँगा क्योंकि हमारा डेटाबेस 8 है। ये जो क्लासेस है वो हमें मिल जाती हैं, और डायलेक्ट हमें ये बताता है गाइस कि एक्चुअली जो डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हाइबरनेट क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्वेरी क्रिएट कर देता है। ऑटोमेटिकली डेटाबेस के लिए ऑटोमेटिकली क्वेरी क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्वेरीज क्रिएट हो जाती हैं। अब ऑटोमेटिकली क्वेरीज कैसे क्रिएट होंगी, क्योंकि डेटाबेस अलग अलग हो सकता है भाई, अलग अलग वर्जन्स हो सकते हैं। कुछ हो सकता है क्वेरी में कुछ बदलाव हो भाई, मान लो MySQL 5.0 है तो उसमें कुछ और चीज़ हो रही है, MySQL 8 है तो कुछ और चीज़ हो रही है। तो ये क्वेरीज स्पेसिफिक डेटाबेसेस के अकॉर्डिंग कैसे क्रिएट होंगी, समझना बात को। इन्होंने क्या किया, हर एक डेटाबेस के लिए अलग एक डायलेक्ट बना दिया है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि हमने हर एक डेटाबेस क्वेरी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन इस डायलेक्ट के अंदर रख दी। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डायलेक्ट सही वाला चूज़ करना है कि अगर आप कहाँ पे हो। अगर आप MySQL 8 यूज़ कर रहे हो तो आपको MySQL 8 डायलेक्ट यहाँ से यूज़ करना, सो दैट इट विल क्रिएट अ करेक्ट क्वेरीज फॉर दिस। अगर आपने MySQL 8 की जगह आपने MySQL 5 चूज़ कर लिया, बात सुनते रहना। अगर MySQL 8 की जगह MySQL आपने 5 चूज़ कर लिया, सो नाउ इट विल नॉट क्रिएट अ करेक्ट क्वेरी फॉर योर डेटाबेस, क्योंकि आपका डेटाबेस भी जो है MySQL 8 वाला वर्जन है। सो डायलेक्ट मीन्स व्हाट, डायलेक्ट मीन्स कि आप कौन से डेटा स्पेसिफिक क्वेरीज बनाना चाह रहे हो। तो जो भी डेटाबेस का वर्जन है आपका, या जो भी डेटाबेस है, प्लीज़ चूज़ दैट डायलेक्ट ओनली। ठीक है, आप इन क्लासेस को सर्च कर सकते हो, हर चीज़ की क्लास जावा के अंदर दिया। आप पैकेज देखो org.hibernate.dialect.mysql, तो आप डबल शिफ्ट करके भी आप इन क्लासेस को सर्च कर सकते हो। एवल सी एक बार मैं जाता हूँ यहाँ पे, डबल शिफ्ट करो एंड सर्च फॉर द क्लास के अंदर चले जाओ एंड एवल सी यस, आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास MySQL 8 डायलेक्ट आ चुकी है। डाउनलोड सोर्स पे क्लिक करोगे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यू विल फाइंड ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप देखो यस, आप देखो यहाँ पे ऑथर वगैरह डेप्रिकेटेड यूज़ हमें करना है MySQL डायलेक्ट, तो हमें MySQL डायलेक्ट यूज़ करना है। वो ये वाली क्लास यूज़ करनी है MySQL डायलेक्ट। तो इस क्लास को मैं सर्च कर रहा हूँ, दोबारा शिफ्ट दबाऊंगा क्योंकि ये डेप्रिकेट हो चुकी है, तो मैं लेटेस्ट यूज़ करूँगा ये। आई थिंक ये भी तो डायलेक्ट, अच्छा एक बार आप चेक करो, MySQL डायलेक्ट यूज़ करना है, तो मैं दोबारा शिफ्ट दबाऊंगा और MySQL डायलेक्ट को सर्च करूँगा। यहाँ पे ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास है। ठीक है, SQL डायलेक्ट फॉर एंड अब, तो MySQL डायलेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं जैसा इन्होंने ये रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे आकर के हम यहाँ पे MySQL डायलेक्ट
यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये रहा डायरेक्ट के बाद। बाकी और भी इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस, मान लो हमें क्वेरी को देखना है। सो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी jpa.show_sql क्वेरी, इसको ट्रू कर देंगे तो जो भी क्वेरीज ऑटोमेटिक बनेगी, हाइबरनेट बनाएगा, वो मुझे दिखाएगा भी। सेम एक हमारे पास फॉर्मेट क्वेरी भी है, आई थिंक हाइबरनेट के अंदर है वो फॉर्मेट, आई डोंट थिंक, एक बार देख लेते हैं। तो क्वेरी भी फॉर्मेट करके दिखा देगा, यस, ठीक है। सो इस हिसाब से प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो। एंड इफ़ यू वांट एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तो वो भी यूज़ कर सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको कनेक्शन पूलिंग से रिलेटेड बता देता हूँ। सो इफ़ यू वांट तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर ज़रूरत पड़ती है, आपका प्रोजेक्ट स्केल होता है, सो यूज़ दैट प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो। सो जैसे हमारे पास पूल का नाम या कनेक्शन पूल से रिलेटेड है, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइबरनेट है यहाँ पे हिकारी कनेक्शन पूलिंग यूज़ करता है, ठीक है, हिकारी। एंड हाँ, हिकारी पूल की कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके लिए आपको यह यूज़ करना है डेटा सोर्स, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स ही यूज़ करना है। सो लेट मी चेक, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट हिकारी, देखो हिकारी एंड देन आप यहाँ पे पूल का नाम बता सकते हो, पूल नेम इट्स लाइक हिकारी CP। एंड देन यहाँ बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, मैक्सिमम पूल साइज़ दे सकते हो, कनेक्शन टाइम आउट दे सकते हो, ठीक है, आइडल टाइम आउट दे सकते हो, ठीक है, मैक्स लाइफ साइकिल देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वैलिडेशन टाइम आउट दे सकते हो, वैलिडेशन टाइम आउट दे सकते हो। इट्स लाइक इन सब चीज़ का मतलब होता है। और अगर आपको स्केल करना है तो ये चीज़ सब चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है, कि जैसे कितने देर तक आइडल हो जाए तो टाइम आउट हो जाए। देन लीक डिटेक्शन थ्रेशोल्ड, यहाँ पे आप एक पास कर सकते हो, लीक डिटेक्शन थ्रेशोल्ड, इट्स लाइक 0 मैंने पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन फेल टाइम आउट, इनिशियलाइजेशन फेल टाइम आउट, इट्स लाइक मैंने -1 दे दिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आप एक काम करो, इफ़ यू वांट, ये मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वाई दिस प्रॉपर्टीज आर इम्पॉर्टेंट, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपसे कहूँगा कि काम करो, आप भाई क्या करो, चले जाओ चैट GPT पे एंड चैट GPT यूज़ करो। एंड यहाँ पे आप इन प्रॉपर्टीज़ को एक बार आप दे दो और इसे बोल दो, भैया एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टीज़ एंड वाई डू वी यूज़ दिस प्रॉपर्टीज़। एक बार इन प्रॉपर्टीज़ को दे दो, चैट GPT आपको अच्छे से बता देगा कि ये प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है और इन्हें क्यों यूज़ करना चाहिए। और फिर आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो प्रोडक्शन में कि क्या प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। तो जैसे पूल नेम है, ये क्या है, इट्स ह्यूमन रीडेबल नेम ऑफ द कनेक्शन पूल, वाई इट शुड हेल्प आइडेंटिफाई द पूल, क्योंकि ये नाम है बेसिकली कनेक्शन पूल का। देन मैक्स पूल साइज, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटाबेस कनेक्शन हिकारी विल कीप ओपन, तो 5 हमने दिया, तो 5 कनेक्शन को ही ओपन करके रखेगा। देन आप इसकी साइज़ बढ़ा घटा सकते हो। और उसके बाद आप देखो वाई इट्स यूजफुल, ओके ठीक है, कॉन्करेंसी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन कनेक्शन टाइम आउट मीन्स हाउ लॉन्ग हिकारी CP विल वेट व्हेन ट्राइंग टू गेट द कनेक्शन फ्रॉम द पूल बिफोर थ्रोइंग एन एरर, कितनी देर तक वेट करेगा कनेक्शन के लिए। उसके बाद आइडल टाइम आउट, हाउ लॉन्ग कनेक्शन इज़ अलाउड टू सेट आइडल बिफोर द हिकारी क्लोजेस, तो बहुत बार कनेक्शन वेट करता रहता है कि भैया कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो कनेक्शन कितनी देर तक खुला रहे, अदरवाइज कनेक्शन हिकारी मतलब वेट मतलब क्लोज करने से पहले। मैक्स लाइफ साइकिल, ठीक 30 मिनट है, द मैक्सिमम लाइफ साइकिल ऑफ द कनेक्शन नो मैटर व्हाट आफ्टर टाइम हिकारी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो। एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, मैं अभी के लिए फ़िलहाल क्या करता हूँ, इन प्रॉपर्टीज़ को नहीं यूज़ करूँगा, हालांकि इसको कमेंट करके ही रखूँगा। सो इन प्रॉपर्टीज़ जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ है वही यूज़ होंगी, बट प्रोडक्शन में ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई। सो आई थिंक वी आर डन विद द डेटाबेस। अब मैं क्या करूँगा, हमारा डेटाबेस हो चुका, सो मैं एक बार प्रोजेक्ट को रन करके देखूँगा क्या ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हालांकि मैंने सिक्योरिटी की भी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, बट फिर भी आप देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट इज़ रनिंग एट 8083 और हमारा यही वाला कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है 8083। दैट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है एंड हो रहा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हमारा चालू है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने रिसोर्सेज बनाने हैं, मतलब अब हम लोग अपने यूज़र को बना सकते हैं, रजिस्टर API बना सकते हैं। सो वो हम लोग चलते हैं और बनाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डिटेल में कि क्या चीज़ कैसे होती है और क्या चीज़ आपको करना चाहिए। ये कनेक्शंस, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा प्रोडक्शन के लिए, जब आप अपने एप्लीकेशन प्रोडक्शन में ले जाओगे। सो आई होप मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अगर आपको वीडियोज़ यार अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना नाम और कहाँ से हो ज़रूर लिखिए। एंड अगर आप फॉलो अप कर रहे हो यार तो सब्सक्राइब किए ना मत जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करिएगा भाई। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जल्दी ही, जिसमें हम लोग बाकी का काम कर रहे होंगे। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।